अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बिजनेस साइकिल थ्योरी के बारे में पढ़ाऊंगी और इससे जो प्रीवियस जो लेक्चर था वो बेसिकली जो है बिजनेस जो आपका जो बिजनेस साइकिल है वो क्या है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है किसी भी इकोनॉमी में, ठीक है। वो चाहे बड़े स्मॉल स्केल पे है या छोटे छोटे बिजनेसेस से मिलकर एक आपकी इकोनॉमी का मेगा जो है वो इंडस्ट्रीज या बिजनेस बनाते हैं, ठीक है। तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट था आपको उसको समझने का, ठीक है, कि आपका बेसिकली बिजनेस साइकिल है क्या है और किस तरह से जो आपकी इकोनॉमी में मूव्स आते हैं, जो आपकी इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस आती हैं, ठीक है। जैसे इस जो आज का जो टॉपिक है उसका नाम भी इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, ठीक है। फ्लक्चुएट आपको पता है कि किसी भी चीज़ का अप होना, डाउन होना, किसी भी चीज़ का डिसकंटिन्यू होना, ठीक है, वो फ्लक्चुएशन कहलाता है। अब जो इकोनॉमी में वो जो सारी फ्लक्चुएशन आ रही होती हैं, समटाइम अप्स आ रहे होते हैं, डाउन्स आ रहे होते हैं, कभी आप अपवर्ड जा रहे होते हैं और कभी आप डाउनवर्ड होते हैं, ठीक है। तो उसके पीछे जो रीजन होती है इस सारी फ्लक्चुएशन की, इस सारी मूवमेंट की, वो बेसिकली आपके बिजनेस साइकिल होते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस चैप्टर में आपको बिजनेस साइकिल पढ़ाने का मकसद ये था कि ये उसके साथ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और आप जो ओवरऑल जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उसको अब आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आखिर इकोनॉमी जो है इसके के बेसिस क्या हैं। और जब भी कभी आपको इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन का वर्ड आपको आपके सामने आए या कोई आपसे फ्लक्चुएशन के इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन के बारे में बात करें तो आप उसमें बड़े इजीली समझ जाएंगे कि ये आपके जो बिजनेस साइकिल और ये इन सब चीज़ों के से रिलेटेड जो है वो बात कर रहा है, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा जो है वो इजी है और इजी इंटरेस्टिंग है, इसलिए इजी है, आप लोगों को जो है वो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ने में, ठीक है। अच्छा जी, इसको स्टार्ट करते कहते कि ब्रीफली हम लोग क्या ऐसे पढ़ेंगे फैक्ट अबाउट द बिजनेस साइकिल। तो ये बिजनेस साइकिल मैंने इंडिपेंडेंटली आपको पढ़ाया है, इसके सारे इफेक्ट्स जो है, इसके सारी फेजेस जो है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि हाउ शॉर्ट रन डिफरेंट फ्रॉम द लॉन्ग रन, कि शॉर्ट रन लॉन्ग रन से डिफरेंट कैसे होता है। और आपने पहले एमएससी की हुई है और आपको थोड़ा बहुत शॉर्ट रन लॉन्ग रन जो है उसकी भी हाउ नाउ है। फिर उसके बाद कहते हैं कि इंट्रोडक्शन टू एग्रीगेट डिमांड, फिर हम लोग इंट्रोडक्शन टू एग्रीगेट सप्लाई, शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों का करेंगे, ठीक है। फिर हाउ द मॉडल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई and can be used to utilize the short run and long run effects of the shocks। कहते हैं कि फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तो शॉर्ट रन टू लॉन्ग रन जो इफेक्ट्स है वो फिर किस तरह से आते हैं, जिनको आप अक्सर सप्लाई शॉक्स या प्राइस शॉक्स आप इकोनॉमी में देखते हैं, तो क्या चीज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले वो जो है फैक्ट अबाउट द बिजनेस साइकिल बताता है, ठीक है। उसमें कहता है कि जाहिर है आपकी जो जीडीपी है, ठीक है, वो एवरेज 3 to 3.5% के साथ जो है वो ग्रो कर रही होती है इन लॉन्ग रन, ठीक है, विद अ लार्ज फ्लक्चुएशन इन शॉर्ट रन। अब जो आपकी जो बिजनेस फ्लक्चुएशन जो है ना, ठीक है, वो शॉर्ट रन में बड़ी प्रोमिनेंट होती हैं, ठीक है। शॉर्ट रन आपका जो है वो फौरन जो होने वाला एक्शन है वो शॉर्ट रन में देखा जा रहा होता है। तो शॉर्ट रन में अगर आप देखें तो आपका जो बिजनेस रूट है, ठीक है, वो बड़ा बम्पी किस्म का होता है कि सम टाइम एकदम हाइप आ गई, सम टाइम एकदम डाउनवर्ड आ गया, ठीक है। जो आप दाएं में ऐसे बिजनेसेस भी देखते हैं कि एकदम हाइप आ गई, एकदम डाउनवर्ड आ गए, ठीक है। लेकिन जब आप लॉन्ग रन देखते हैं, जब आप 10 साल 15 साल या 20 साल का जब आप लॉन्ग रन पीरियड में देखते हैं, तो वो जो छोटी छोटी फ्लक्चुएशंस होती हैं वो बड़ी छोटी छोटी सी होती हैं और मोरलेस आपकी लाइन बड़ी सिमिलर सी आ रही होती है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्लक्चुएट करती है। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट जो है वो जो आपकी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन है उसको अफेक्ट करती है। फिर उसके बाद कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है रेजेस ड्यूरिंग डिप्रेशन, ड्यूरिंग रिसेशन एंड फॉल ड्यूरिंग एक्सपेंशन, ठीक है। तो जाहिर है आपने एक्सपेंशन, डिप्रेशन और जो है वो कॉन्ट्रैक्शन सारा आपने बड़ा डिटेल में पढ़ा है। उसके बाद कहते हैं कि ऑकन्स लॉ द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट जीडीपी एंड द अनएम्प्लॉयमेंट। तो जाहिर है ऑकन्स लॉ बड़ा फेमस लॉ है, ठीक है, जिसमें उस बंदे ने फर्स्ट टाइम जो है वो कहा था कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट और आपके जीडीपी का आपस में रिलेशनशिप है और एक प्रपोर्शन के साथ जो है वो बिहेव, ठीक है। और अच्छा जी, उसके बाद वो आगे आपको जो है नेक्स्ट डायग्राम जो है, ये डायग्राम ने बड़ा
जो इंटरेस्टिंगली ये फैक्ट्स एक्सप्लेन किए गए हैं, इसमें क्या कहता है कि रियल जीडीपी, ठीक है, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। अब जो यूनाइटेड स्टेट्स जो है, अमेरिका जो है, उसका उन लोगों ने रियल टाइम डाटा लिया 1970 से 2010 तक, ठीक है। ये तकरीबन 10, 20, 30, 40 साल का उन्होंने जो है ये डाटा लिया, ठीक है। और इसमें फिर उन लोगों ने पूरी जो उनकी इकोनॉमी थी उसकी फ्लक्चुएशन को शो किया, ठीक है। अब ये जो ग्राफ देख रहे हैं, इसके जो बैकग्राउंड पे लाइंस आपको पर्पल कलर की नज़र आ रही हैं, ये उसने कोई बैकग्राउंड में कोई ब्यूटिफिकेशन नहीं लेके आया कि भाई ये ग्राफ जो बड़ा खूबसूरत लगे तो वो उसने बीच में स्ट्रिप्स ले आया, ठीक है। बेसिकली ये स्ट्रिप्स जो हैं, जो आपके इकोनॉमी में शॉक्स आए हैं, जो आपकी इकोनॉमी में डिप्रेशन आए हैं, या जो आपकी इकोनॉमी में रिसेशन आए हैं, ठीक है, उन सब को उसने ये पर्पल लाइंस जो है वो इससे हाईलाइट किया है, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि ये जो ऐसे हार्ट बीट्स ये आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये कहता है कि आपकी रियल जीडीपी है, ठीक है। और ये जो लाइंस हैं ये आपकी जो इकोनॉमी में डिफरेंट टाइम्स में जो डिफरेंट डिप्रेशंस आए हैं कि आपका बिजनेस बड़ा लो हो गया, ठीक है। तो ये वो पीरियड है कि यहाँ पे कहते हैं कि 1970s में जो है एक दफ़ा जो है इकोनॉमी में बिजनेस डिप्रेशन आया, फिर 75 के राउंड अबाउट आया, फिर 80 के, फिर 82 के, फिर 90s के, फिर 2000 के, फिर 2008-9 में आया, ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि आपकी जो जीडीपी है, जो कि बिल्कुल जस्ट लाइक आपकी जो है कोई हार्ट बीट की तरह बिहेव कर रही है, जैसे इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है ये एकदम डाउनफॉल की तरफ आ जाती है, ठीक है। ये आप देखें कि यहाँ पे कितनी हाइप पे थी, ठीक है, और एकदम जब ये डिप्रेशन का ये टाइम आया और ये बड़ा शार्पली जो है वो डाउन पे आ गया, ठीक है। और फिर जैसे ही आपका जो है ये रिसेशन ख़त्म हुआ, आप एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं, तो फ़ौरन आपकी जीडीपी भी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। इसी तरह से आप देखें जब जब यूएस इकोनॉमी में ये शॉक्स आए हैं तो आपकी जीडीपी जो है वो बिल्कुल अपने लो लेवल पे आ गई है। और आप इसको देखें कि जैसे ये डिप्रेशन ख़त्म होता है तो एकदम बड़ी शार्पली आपकी जीडीपी रेज भी करने लग जाती है, ठीक है। तो ये सारी जो फ्लक्चुएशन है बेसिकली जो आपका जो बिजनेस साइकिल है ये उसकी वजह से है, ठीक है। और फिर उसने इस ग्राफ में शो किया कि आपकी जितनी भी जो आपकी इकोनॉमी की जो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उसमें जब भी आपका जो ओवरऑल बिजनेस है, आपके मुल्क का जो ओवरऑल बिजनेस है, ठीक है, वो जब डिप्रेशन में आता है तो आपकी जीडीपी जो है वो फॉल कर जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद कहते हैं उसने एक ये लाइन खींची, ठीक है, जिसको उसने जो है एवरेज ग्रोथ रेट का नाम दे दिया, ठीक है। ये आप जीरो पे है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव भी है, कुछ टाइम्स 1975 में आप नेगेटिव में चले गए हैं, 80s में आप नेगेटिव में चले गए हैं, आप 1990 में आप नेगेटिव में चले गए हैं, ठीक है। और ये यूएस इकोनॉमी का बिल्कुल रियल टाइम, ये बिल्कुल ट्रू डाटा है, ठीक है, इसमें कोई उन्होंने मैनिपुलेशन नहीं की हुई है। और उसके साथ वो बता रहे हैं कि फिर जैसे 2008-9 में वो फिर नेगेटिव अपने ग्रोथ रेट के साथ गए, ठीक है। और ये जितनी भी फ्लक्चुएशन है ये शॉर्ट रन है, लेकिन जब उन्होंने एवरेज निकाली, ठीक है, तो कहते हैं कि एवरेज जो यूएस इकोनॉमी है ना वो तकरीबन 2.5 या 3 जो है ना 3 to 3.5 पे जो है ना ये मूव कर रही है, ठीक है, ग्रो कर रही है। जब उसने एवरेज ये जो सारी जो अप्स एंड डाउन है उसकी एवरेज निकाली तो 3 to 3.5% उनकी एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर कहता है कि रियल जीडीपी ग्रोथ, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। अब हमने शुरू में इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि आपकी जो जीडीपी है, ठीक है, उसको अफेक्ट करती है आपकी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट भी अफेक्ट करती है, ठीक है। अब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट जो है वो अफेक्ट करने का क्या है कि यहाँ पे फिर बैकग्राउंड में ये पिंक कलर की लाइन्स जो है ये कोई ब्यूटिफिकेशन नहीं है, ये बेसिकली आपकी इकोनॉमी में जो आपके इकोनॉमिक शॉक्स आए हैं, जो आपके डिप्रेशन आए हैं, या आपका जो इकोनॉमी रिसेशन में चली गई है, ये वो वाला टाइम है, ठीक है। इसमें अब वो बड़ी डिफरेंट चीज़ें जो करता है, उसमें ग्रीन कलर की जो आपकी जो लाइंस है वो आपकी इन्वेस्टमेंट को शो करती हैं, ठीक है। अब आप ये देखें कि जैसे आपका इकोनॉमिक डिप्रेशन आया तो आपकी इन्वेस्टमेंट लो हो गई है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखें जैसे इकोनॉमिक डिप्रेशन आया आपकी इन्वेस्टमेंट एकदम शार्पली डाउनवर्ड हो गई। ये इसमें भी देखें 1980s में ऐसे हुआ, 1990 में ये हुआ, 2000 में 2000
8-9 में जैसे आप डिप्रेशन में आते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है एकदम गिर जाती है, एकदम डाउनफॉल कर जाती है, ठीक है। फिर उसके साथ कहते हैं कि आपका जो दूसरी चीज़ है, ठीक है, वो उसने यहाँ पे बताई है, जो ब्लू कलर की लाइन है, ये आपका रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है, ठीक है। और जो आपकी ब्राउन कलर की लाइन है, वो आपकी कंजम्पशन ग्रोथ रेट है, ठीक है। कहता है कि अब जो आपकी ग्रोथ कंजम्पशन है ना, ठीक है, वो आपकी भी फ्लक्चुएट होती है, अप का जो है वो अप एंड डाउन होती है, ठीक है। जैसे आप ये देखें कि ये डिप्रेशन आया तो इसमें आपकी कंजम्पशन भी डाउनवर्ड होगी और आपकी जीडीपी भी जो है वो डाउन हो गई, ठीक है। और जैसे आप स्टेबल हुए तो आपकी कंजम्पशन और जीडीपी एकदम रेज हो गई, ठीक है। इस तरह से जितने भी आप डिप्रेशन देखते हैं, उन डिप्रेशन पे आपकी कंजम्पशन और आपकी रियल जीडीपी जो है वो भी फॉल होती है, वो भी गिरती है। ये इस डिप्रेशन में देखें, इस डिप्रेशन में देखें। लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्व करने की चीज़ ये है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कई गुना ज़्यादा डाउनवर्ड हो जाती है एज कंपेयर टू आपकी कंजम्पशन के और आपके रियल जीडीपी के, ठीक है। क्योंकि जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन में इसके बड़े कम इफेक्ट्स आते हैं कि हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं बेसिक में, अब जैसे कि आजकल की भी जो कंडीशन है उसमें भी हम लोग अपने अगर मिनिमम लेवल पे भी आए तो फिर भी हमारी कंजम्पशन तो हो ही रही है। ऐसा तो नहीं है कि हमने अपनी कंजम्पशन ज़ीरो कर दी है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको देखते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, तो इन्वेस्टमेंट आपकी ज़ीरो के बजाय नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो कंजम्पशन में तो ऐसा है ही नहीं, आपकी कंजम्पशन बड़ी मैक्सिमम टू मैक्सिमम ज़ीरो हो सकती है, लेकिन आपकी कंजम्पशन नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। फिर इसी तरह से आपकी जो रियल जीडीपी है वो आपकी कंजम्पशन के साथ बड़ा बिहेव करता है, क्योंकि आपकी बेसिकली जो आपकी कंजम्पशन है वो डिमांड साइड है, ठीक है। और आपकी जो रियल जीडीपी है वो आपकी सप्लाई साइड है, ठीक है। तो डिमांड और सप्लाई मोरलेस जो है वो साथ साथ ही जो है वो मूव करते हैं। तो इस तरह से जो आपका जो कंजम्पशन और आउटपुट जो है वो बड़ा इक्वली बिहेव करते हुए आपको नजर आते हैं, जबकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बड़ा शार्पली बिहेव करती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ग्राफ जो है उसमें वो बताता है कि आपका जो रिलेशनशिप है जीडीपी का, ठीक है, और आपके अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट था जिसमें कहा था कि ओकन्स ने भी जो है फिर इस पे अपना एक लॉ जो है वो प्रेजेंट किया, जिसको हम आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। इसमें देखें कि फिर बैकग्राउंड में ये सब लाइनें जो है ये जो है वो आपके डिप्रेशन जो है, इकोनॉमिक डिप्रेशन का टेन्योर जो है उसको शो कर रही हैं। और कहते हैं कि देखें बड़ा जो इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं हमारे पास। उसमें कहते हैं कि जैसे ही डिप्रेशन स्टार्ट होता है, आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये देखें कि आप किधर थे, आप तकरीबन 4.5 या 5 के जो है वो नियर थे, ठीक है। और आप एकदम मूव करके यहाँ पे जो है तकरीबन 8.5 टू 9% पे चले गए, ठीक है। इसी तरह से कहते हैं कि जब भी कभी इकोनॉमिक डिप्रेशन आते हैं तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई हो जाता है। आप ये इधर देखें कि ये भी आया तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे भी आपका इकोनॉमिक डिप्रेशन आया तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई हुआ है। फिर ये और 9-10 का तो बड़ा फेमस है इनका जो है वो, जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था उसमें भी आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा रेज कर गया, ठीक है। तो इस जो है सारी ग्राफ से हम लोगों को बड़ा क्लियरली पता चलता है कि आपका बिजनेस जो है, बिजनेस साइकिल जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से उसके साथ आपकी इकोनॉमी फ्लक्चुएट करती है, आपकी इकोनॉमी मूव करती है और आपकी कंजम्पशन, आपकी रियल जीडीपी, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो उसके अकॉर्डिंग फिर कैसे चलती है। उसके बाद फिर ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ओकन्स लॉ ने कुछ एक ग्राफ के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये आपका 0 पॉइंट है, ये नेगेटिव है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, फोर ग्राफ जो है वो लेके उसने इस पर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। जिसमें उसने रियल जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट का जो बिहेवियर है उसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो उसमें उसने डिफरेंट टाइम्स में लिया है कि और जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो क्या था, 1984 में ये था, 51 में ये था, 66 में ये था। ये डिफरेंट ईयर्स का उसने लिया है, ठीक है। और फिर उसके बाद उसने ये एक जो है ग्राफ, एक जो लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। उन सब के जो है वो एवरेज जो उसने ले लिया था, उसने ये लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है।
अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं कि जो ओकन्स जो मिस्टर ओकन्स थे, उन्होंने कहा कि आपकी जो जीडीपी और आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये बड़ा एक-दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है? और उसमें कहा कि आपका अगर 1% डिक्रीज़ आपके जो है वो आउटपुट में आएगा, आपकी जीडीपी में आएगा, तो वो डबल चेंज आपकी अनएम्प्लॉयमेंट पे लेके आएगा कि अगर आपकी 1% आपकी जो है वो जीडीपी फॉल करती है, तो 2% आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रेज़ हो जाएगी, ठीक है? तो उसको फिर उसने जो है जो एक लाइन ड्रॉ की थी वो उसने इस जो फार्मूला है उसको की थी, उसमें कहा था कि रियल परसेंटेज इन रियल जीडीपी इक्वल टू 3%। लेट्स सपोज कि आपकी इकोनॉमी में 3% जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, उसमें से माइनस करते हैं आप 2 को मल्टीप्लाई करें आपके अनएम्प्लॉयमेंट रेट से, ठीक है? तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपकी इकोनॉमी में कितने परसेंट चेंज इन रियल जीडीपी आया, ठीक है? और रियल जीडीपी के चेंज से हमें अनएम्प्लॉयमेंट का चेंज पता चल जाएगा, क्योंकि उसमें उसने कहा कि अगर 1% आपकी जीडीपी फॉल करती है तो 2% आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेज हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो टॉपिक नेक्स्ट उसमें डिस्कस करते हैं, कहते हैं फोरकास्टिंग ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फोरकास्ट करना कि आने वाला जो है वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है? आने वाले टाइम में आपकी इकोनॉमी किस तरह से बिहेव करेगी, इधर इन्वेस्टमेंट करना फिजिबल है नहीं है, अभी हमें विड्रॉ करनी है इन्वेस्टमेंट या अभी हमने करनी है, ठीक है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें कहता है गवर्नमेंट इकोनॉमिस्ट आर इंटरेस्टेड इन फोरकास्टिंग फॉर टू रीजंस, ठीक है? हर वक्त इकोनॉमिस्ट और गवर्नमेंट जो है फोरकास्ट करने की कोशिश करते रहते हैं कि आने वाले टाइम में जो है वो क्या सिनेरियो होगा, ठीक है? उसमें कहते हैं फर्स्ट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अफेक्ट द गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी फ्लक्चुएट, हाउ मच टैक्स revenue the government collects, ठीक है? सेकंड द government can affect the economy through its monetary and fiscal policy, ठीक है? Economic forecast are therefore an input into the policy planning। अब क्या कहते हैं कि जो आपके जो गवर्नमेंट लोग हैं उनको पता होता है कि आने वाले टाइम में बिजनेस जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है? क्योंकि वो तो गवर्नमेंट में बैठे होते हैं, उनको पता होता है कि हम लोग अब टैक्सेस जो है वो किस बिजनेस में हम लोग टैक्स अप्लाई करने जा रहे हैं, किस बिजनेस से हम लोग टैक्स जो है वो विड्रॉ करने के लिए जा रहे हैं, या हम लोग जो नेक्स्ट इकोनॉमिक पॉलिसी जो अनाउंस कर रहे हैं, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी है या अपनी फिजिकल पॉलिसी है, ठीक है? इससे फिजिकल पॉलिसी है, इससे आपकी जो इकोनॉमी है उसमें क्या अफेक्ट्स होने वाले हैं, ठीक है? और इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि हम लोगों की जो मुल्क में जो बड़े-बड़े जो अभी हम लोग देखने में आते हैं कि बड़े-बड़े मेगा करप्शन के केसेस नज़र आते हैं, ठीक है? लेकिन जब उनको आप प्रॉबिंग करते हैं, जब आप उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो उसमें से कुछ भी नहीं निकलता, ठीक है? क्योंकि उसमें से कभी कोई फाइंडिंग आपके पास आ ही नहीं सकती। वो फाइंडिंग इसलिए नहीं आ सकती है क्योंकि मैं गवर्नमेंट में बैठी हुई हूँ, ठीक है? और मुझे पता है कि आने वाले जो टाइम में आपके जो बिज़नेस की जो है एनवायरनमेंट क्या होगा और किस बिज़नेस में मुझे इन्वेस्ट करने में फ़ायदा है, ठीक है? मैं उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए मैं कोई बिज़नेस करती हूँ, ठीक है? तो वो बिल्कुल आइन और कानून में बिल्कुल वो लीगली है, ठीक है? और उसमें किसी किस्म की कोई चीज़ बीच में से निकल ही नहीं सकती क्योंकि मैंने तो बिज़नेस किया है, ठीक है? लेकिन जब आप एथिकल नॉर्म्स में आते हैं तो कहते हैं कि जनाब ज़ाहिर है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ है इसमें कि आप तो पहले ही गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं और आपको तो बड़े अच्छे तरीके से फोरकास्टिंग पता है। सारे इकोनॉमिस्ट, सारे गवर्नर, स्टेट बैंक और सारी जो गवर्नमेंट है वो आपको रिस्पॉन्ड कर रही है कि आने वाले इकोनॉमिक कंडीशन क्या होगी, ठीक है? और इसमें आप देखें कि जितने भी आपके पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने बड़े विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर आप इनकी हिस्ट्रीज देखें तो इन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने बिजनेसेस बड़े स्विच किए हैं, ठीक है? जिसकी रीज़न ये है कि उनको पता चल रहा था कि अच्छा अब आने वाले टाइम में स्टील मिल में ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, अब आने वाले टाइम में शुगर मिल में ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, अब ये टेन्योर जो है ये फ्लोर मिल में ज़्यादा फ़ायदा है। तो उसी तरह से वो अपने बिजनेस को स्विच करते रहे और जो है वो पैसा जो है वो अर्न करते रहे। अब वो उनका जो पैसा है उसको किसी भी तरह से आप जो है वो इलीगल नहीं कह सकते हैं, ठीक है? तो वो बेसिकली आपकी जो इकोनॉमिक फोरकास्ट है उसी की बेसिस पे होगा। फिर कहता है ईच मंथ द कॉन्फ्रेंस बोर्ड, ये बेसिकली यूएसए की बात कर रहे हैं। इससे ऊपर इम्पेटू पर one way that economists arrive at their
फोरकास्ट इज लुकिंग एट लीडिंग इंडेक्स इंडिकेटर्स, ठीक है। अब जो इकोनॉमिस्ट जो फोरकास्ट करते हैं वो लीडिंग इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। एक इंडेक्स बना हुआ है, इंडेक्स ऑफ लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जिसकी बेस पे वो आगे फोरकास्ट करते हैं कि आपका बिजनेस जो है वो आगे क्या, आपकी जो इकोनॉमी है वो उसमें आगे किस किस्म का बिजनेस होना जा रहा है, ठीक है। अब ये जो इंडेक्स बनता है, आपको इंडेक्स का बड़े अच्छे तरीके से पता है कि आप पिछले सालों का जब डाटा कलेक्ट करते हैं तो आपके पास एक इंडेक्स आता है, ठीक है। तो वो जो है इंडेक्स ऑफ लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है वो उसकी उन्होंने लिस्ट दी है कि ये सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जिससे कि हम लोग इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की फोरकास्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है आपका एवरेज वर्क वीक इन मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। उसके बाद आपके अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है, उसमें फिर आपकी कंजम्पशन एंड कंज्यूमर गुड्स एंड मटेरियल्स है, इसमें आपकी कैपिटल गुड्स आ जाती है, इसमें आपके वेंडर परफॉर्मेंस आ जाती है, इसमें आपका बिल्डिंग परमिट्स आ जाते हैं, इसमें आपके स्टॉक प्राइसेस आ जाती हैं, इसमें आपकी मनी सप्लाई आ जाती है, इसमें आपके ट्रेजरीज आ जाते हैं, इसमें आपके जो है वो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, ठीक है। अब जो ये सारी चीज़ें हैं ये हर तरह के बिजनेस को इकोनॉमी के, ये इसमें आपके कैपिटल गुड्स भी हैं, इसमें आपका बिल्डिंग का भी है, इसमें आपका मनी सप्लाई भी है, इसमें आपका मॉनेटरी जो टर्म्स में जो ट्रेजरी बिल्स वगैरह हैं वो भी सारे इसमें आ जाते हैं। तो वो इन सब के जो है वो इंडेक्सेस देख के आगे जो है वो इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है उसकी फोरकास्ट करती है। अच्छा जी, उसके बाद फिर कहता है कि ये जो है ये इंडेक्स ऑफ लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं, अब उनकी बेसिस पे जो कहता है कि जैसे आपका जो है वो इकोनॉमिक जो है डिप्रेशन आता है, ठीक है। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं ये आपके फॉल कर जाते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इंडिकेटर आया तो यहाँ पे आपका इकोनॉमिक डिप्रेशन आया तो ये इंडिकेटर फॉल करके, ठीक है। अगर हम लोग इन इंडिकेटर के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग ये जो अपना पीछे से जो है आपका जो डिप्रेशन जो है, सारे इकोनॉमिक डिप्रेशन जो है उनको आप देखें तो आपको बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा होगा कि ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं कि आपके बिजनेस को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपकी इकोनॉमिक जो इन्वायरमेंट की फोरकास्ट है उसमें बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये देखें कि जब भी कभी ये इंडेक्स डाउनवर्ड होता है तो पैरेलली आपकी इकोनॉमी में इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाता है, ठीक है। तो कहते हैं कि ये सारे इंडिकेटर बड़े रिलायबल हैं और ये अमेरिका में जो उन्होंने जो इतनी लॉन्ग जो एक अपनी जो किंगशिप इंजॉय की है पूरी दुनिया में, कि पूरी दुनिया के वो किंग रहे हैं, तो उसके पीछे उनके इकोनॉमिस्ट का बहुत बड़ा हाथ है, जो कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो बहुत जाइंट साइज इकोनॉमी है, ठीक है। और आप ये देखें कि वहाँ के जो इकोनॉमिस्ट वहाँ के जो डिपार्टमेंट्स थे, ठीक है, ये किसी एक बंदे का काम नहीं है, इसमें पूरे के पूरे जो आपके डिपार्टमेंट्स पूरी की पूरी टीम्स हैं जो लगी हुई सारी चीज़ों को जो है वो ऑब्जर्व कर रही हैं, और उन लोगों ने मिल के इतनी ब्यूटीफुली जो है इतनी बड़ी इकोनॉमी को राइड की है, इतनी बड़ी इकोनॉमी को ड्राइव किया है, ठीक है, कि वो अपनी सक्सेस में आगे से आगे बढ़ते गए। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि जब भी आप इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन की बात करते हैं तो उसमें 2 ज़ोन होते हैं, एक लॉन्ग रन होता है, एक शॉर्ट रन होता है, इसका आप लोग पहले ही पता है। लॉन्ग रन जो है वो लंबा अरसा होता है और इसमें जो है वो प्राइसेस चेंज होती हैं, इसमें आप ज़ाहिर है सप्लाई और डिमांड दोनों चीज़ें साइड चेंज होती हैं, क्योंकि देखें अगर कोई इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा हुई है, ठीक है, तो शॉर्ट रन में फ़ौरन आपकी प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन इन लॉन्ग रन में क्या होगा कि जब जैसे किसी चीज़ की डिमांड बढ़ी है तो उस चीज़ की इंडस्ट्री भी लग जाएगी वहाँ पे, ठीक है, और लॉन्ग रन में जो है वो आपकी सप्लाई साइड भी इंक्रीज हो जाएगी और आप स्टेबल हो जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं कि रिकैप द क्लासिकल मॉनेटरी थ्योरी, ठीक है। तो क्लासिकल मॉनेटरी क्लासिकल मैक्रो थ्योरी जो है ये आपने शुरू से जब से आपने इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपने ये सारी थ्योरीज जो है वो पढ़ी हैं, वो इसका सिर्फ जो है वो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू ही दे रहा है। कहता है कि आउटपुट इज डिटरमिन्ड बाय द सप्लाई साइड, ठीक है, बाकी आउटपुट आपकी सप्लाई साइड से डिटरमिन्ड होती है, और सप्लाईज ऑफ कैपिटल एंड लेबर। जब भी हम कभी सप्लाई साइड की बात करते हैं उसमें कैपिटल और लेबर हमारे फ्लेक्सिबल वेरिएबल हैं और टेक्नोलॉजी को हम लोग फिक्स वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। चेंज इन डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओनली अफेक्ट द प्राइस नॉट क्वांटिटीज, ठीक है। अज्यूम कंप्लीट प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें फिर हम लोग एजम्पशन रखते हैं, क्लासिकल्स कहते थे कि प्राइजेस बहुत फ्लेक्सिबल हैं, ठीक है, और उसके बाद कहते हैं कि अप्लाई टू द लॉन्ग रन, और उसको हम लोग लॉन्ग रन में अप्लाई।
अच्छा, उसके बाद कहता है कि व्हेन प्राइसेस आर स्टिकी, स्टिकी का मतलब है कि प्राइसेस अपनी जगह पे जमी हुई हैं, वो किसी तरह से नीचे नहीं हो रही हैं, ऊपर फिर भी चली जाती हैं लेकिन नीचे होना बहुत मुश्किल है। तो उसमें कहता है कि आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आल्सो डिपेंड ऑन डिमांड विच इज अफेक्टेड बाय फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड द अदर फैक्टर्स, जिसमें आपकी कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट है। अब कहते हैं कि मॉडल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, हम एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई का मॉडल जो है वो उसको पढ़ेंगे। उसमें कहते हैं कि पैराजी मोस्ट मेन स्ट्रीम इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिसी मेकर यूज टू थिंक अबाउट इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन एंड पॉलिसीज टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। कहते हैं कि जितने भी आपके पॉलिसी मेकर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो सब लोगों की एक ही कोशिश होती है कि आपने अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कैसे करना है। ठीक है, अभी भी अगर आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर जो भी कोई काम कर रहा हो, लेकिन उसकी जो रातों की नींदें उड़ाने वाले जो प्रॉब्लम होता है वो होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। वो जो मर्जी कर दे, जब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक वो जो है अपने मुल्क को डेवलप नहीं कर सकता है, अपने मुल्क को ग्रो नहीं कर सकता है। ठीक है, shows how the price level and aggregate output are determined, it shows how the economies behave in different in short run and, ठीक है। तो उसमें क्या कहता है कि एग्रीगेट डिमांड कर्व शोज द रेड लायर है, आपको ऑलरेडी पता है, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी और ऑन आउटपुट डिमांड। ठीक है, फॉर दिस चैप्टर इंट्रोडक्शन टू द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल वी यूज अ सिंपल थ्योरी ऑफ एग्रीगेट डिमांड बेस्ड ऑन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, फिर उसमें कहता है कि अब उसने एग्रीगेट डिमांड जो है उसको उसने एक्सप्लेन किया है। उसमें कहता है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो तो आपको पता है कि तमाम तर चीज़ें जो बनाई जाती हैं। ठीक है, उसमें कहता है कि आपकी जो प्राइस है जो और जो आपकी क्वांटिटी ऑफ जो आपकी मनी है या जो आपकी मॉनिटरी आपकी जो पॉलिसी है वो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और उसमें कहता है कि मार्जिनल आपकी जो मनी की वेलोसिटी है ये हमेशा आपकी इक्वल टू होती है आपकी प्राइजेस और आउटपुट के। ठीक है, ये एम आपकी मनी है और ये वी वेलोसिटी ऑफ मनी है। वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब ये कि एक नोट जो है वो कितनी फ्रीक्वेंटली हाथ जो है वो चेंज करता है, यानी कि मेरे से एक बंदे से उसके बाद दूसरे एंड तीसरे सो ऑन एक नोट आपका कितनी दफ़ा जो है वो चेंज होता है, हाथों से गुजरता है, उसको हम वेलोसिटी ऑफ मनी कहते हैं। ठीक है, और फिर कहते हैं कि वो इक्वल टू है आपके मुल्क का जो प्राइस लेवल है। ठीक है, और आपके मुल्क की जो आउटपुट है वो उसके इक्वल है। अच्छा जी, उसके बाद कहता है कि आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है ये हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता है। और एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है इसमें क्या कहता है कि एन इंक्रीज इन द प्राइस लेवल कॉजेज अ फॉल इन द मनी, रियल मनी। ठीक है, बिकॉज एम पी ये है आपका रियल प्राइस लेवल है, एम बाई पी कॉजिंग द डिक्रीज इन द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो उसमें क्या कहता है कि आपकी जो मनी सप्लाई है जब वो इंक्रीज होती है, ठीक है, अगर आपका प्राइस लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है, तो जो आपका रियल बैलेंस है जो मनी सप्लाई का, ठीक है, वो आपका जो है वो फॉल कर जाता है। और आपकी गुड्स और सर्विसेज जो है उनकी कीमतें इंक्रीज हो जाती हैं। अब आपका जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है ये नेगेटिव स्लोप के साथ है, ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों में आपका इसी तरह से बिहेव करता है कि अगर आप शॉर्ट रन में भी हों तो आपकी प्राइजेस आपके आउटपुट के साथ नेगेटिवली बिहेव करती हैं। अगर आपकी प्राइजेस बढ़ जाएंगी तो आपकी डिमांड फॉर आप जो क्वांटिटी जो है आपकी वो कम हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरह से अगर आपकी प्राइजेस कम होती हैं तो आपकी डिमांड या आपकी आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि शिफ्टिंग द कर्व, मैंने आपको पहले बताया कि कर्व जो है, कर्व की शिफ्टिंग का मतलब ये है कि आपके ये जो दोनों वेरिएबल है प्राइस और आउटपुट, जब ये दोनों चेंज होंगे तो आपका कर्व जो है वो अपवर्ड मूव कर जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों वेरिएबल्स में से कोई एक वेरिएबल चेंज होता है दूसरा वेरिएबल चेंज नहीं होता है तो फिर आप सेम कर्व पे मूव करते हैं। ठीक है, और वो कहते हैं कि जब ये दोनों वेरिएबल लॉन्ग रन में ज़ाहिर आपकी प्राइसेस भी चेंज हो जाती हैं, आपके आउटपुट भी चेंज हो जाती हैं, तो आपका कर्व जो है वो ऑल टुगेदर जो है वो अपवर्ड मूव कर जाता है। उसके बाद कहता है एग्रीगेट सप्लाई इन लॉन्ग रन। अब लेकिन जो एग्रीगेट सप्लाई है वो डिफरेंटली बिहेव करती है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में। ठीक है, अब वो कहता है कि सबसे पहले वो लॉन्ग रन से स्टार्ट करता है। कहता है इन द लॉन्ग रन आउटपुट इज डिटरमिन्ड बाय द
फैक्टर्स बाय द फैक्टर सप्लाईज एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसमें कहता है ये आपका कैपिटल और लेबर है जो आपके आउटपुट का आपका फंक्शन है, ठीक है। और इसमें कहते हैं कि जो वाई डैश है ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट या नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट है एट विच द इकोनॉमीज रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड, ठीक है। अब फुल एम्प्लॉयमेंट रेट पे तो ज़ाहिर है हम कभी भी नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब ये है कि मैंने अपनी इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेज यूज़ करके जो मेरे पास जो आउटपुट आई है, ठीक है, वो मेरी मैक्सिमम आउटपुट है, ठीक है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत कम मतलब होता है, क्योंकि किसी ना किसी स्टेज पे आपके कोई ना कोई रिसोर्सेज जो है वो अनयूज पड़े होते हैं। अब ये कहता है कि आपका जो एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है, लॉन्ग रन में वो ऐसे कांस्टेंट है। लॉन्ग रन में कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि कहता है कि आपका जो फुल एम्प्लॉयमेंट रेट है वो आपका एक लेवल पे आके ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो कहता है कि आपका जो आउटपुट लेवल है, ठीक है, वो लॉन्ग रन में जो है आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो इन लॉन्ग रन में आपका वर्टिकल होता है, ठीक है। वाई डैश उसमें नाम ले रहा है, ठीक है। ये वाई नहीं, ये आउटपुट नहीं है, ये फुल आउटपुट एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ठीक है। जहाँ पे खाली वाई आएगा उसका मतलब ये है कि आपका करंट आउटपुट रेट, ठीक है। और जब आपका ये वाई डैश आ जाएगा तो इसका मतलब है कि आपका फुल एम्प्लॉयमेंट जो आउटपुट रेट है वो होगा, ठीक है। कहते हैं कि डज नॉट डिपेंड ऑन द पी, ठीक है, ये आपके प्राइजेस पे डिपेंड नहीं करता। सो द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज वर्टिकल, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो। अब ये आ गया आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व, ठीक है। ये आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व है जहाँ पे सप्लाई और डिमांड ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, ये पॉइंट आया, और P1 उसमें हमारी आउटपुट प्राइस है और Y डैश हमारी आउटपुट है। लेट्स सपोज हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज कर जाती है, हम कर्व अपवर्ड मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपकी आउटपुट जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, जबकि आपकी जो प्राइजेस है वो अपवर्ड मूव कर जाएंगे, ठीक है। कहते हैं कि एन इंक्रीज इन एम शिफ्ट द एग्रीगेट सप्लाई टू द राइट साइड। कहते हैं कि जो हमने सप्लाई ऑफ मनी है उसको हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया तो हमारा जो कर्व है वो अपवर्ड मूव हो गया, ठीक है। और उसके कॉन्सिक्वेंसेज में क्या हुआ कि इन लॉन्ग रन द राइज इन लॉन्ग रन दिस राइजेस द प्राइस लेवल, और उसने फिर आपका जो लेवल ऑफ प्राइस है उसको इंक्रीज कर दिया। अच्छा, जिसके बाद कहते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इन द शॉर्ट रन मैनी प्राइजेज आर स्टिकी इन शॉर्ट रन। कहते हैं कि शॉर्ट रन में प्राइजेज जो है ना वो बड़ी स्टिकी होती हैं, कि शॉर्ट रन में इतनी जल्दी कीमतें नहीं चेंज होती हैं, ठीक है, जबकि जो लॉन्ग रन है उसमें प्राइजेज जो है वो चेंज हो जाती हैं। वी एज्यूम ऑल अच्छा, all prices are stuck at a predetermined level in the short run. The firm are willing to sell as much as that at that prices level as their consumers are willing to buy, ठीक है। अब फर्म जाहिर है उतना ही बिलिंग करेगी सेलिंग के लिए जितना कि बायर विश करता है खरीदने की, ठीक है। तो उसमें कहता है कि देयर फॉर द शॉर्ट एंड एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, कर्व इज हॉरिजॉन्टल। तो उसमें कहता है कि आपका जब आप शॉर्ट एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व में आते हैं तो आपका कर्व ऐसे जो है वो हॉरिजेंटल हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या कहता है कि आपका जो शॉर्ट एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज हॉरिजेंटल, द प्राइसेस आर फिक्स एट द प्री डिटरमिन्ड लेवल, ठीक है, प्राइसेस आपकी इस पर फिक्स हैं, ठीक है। द फर्म सेल एज मच एज बायर डिमांड। कहते हैं कि इसी प्राइस पे जो कोई खरीदना चाहता है या जो कोई बेचना चाहता है वो अपना बिजनेस कर ले, लेकिन प्राइसेस जो है वो इसी पे स्टिकी रहेंगी। ये आपका शॉर्ट एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। अब आ गया आपका ये शॉर्ट एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व और आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व, ठीक है। ये आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व है और ये आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। यहाँ पे आपने एक दूसरे ये दोनों कर्व्स ने एक दूसरे के साथ जो इंटरसेक्ट किया है, तो ये y1 जो है आपकी आउटपुट आ गई है, P आपका प्राइस लेवल आ गया, ठीक है। आप क्या करते हैं, एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, आपका कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है, तो आपके प्राइसेस में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता, जबकि आपका आउटपुट जो है वो y1 से y2 पर मूव कर जाता है, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि आपका जो y है, ठीक है, इन शॉर्ट रन इन द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम इफ, ठीक है, कहता है कि अगर आपका y जो है वो आपका
जो ये इसको जो ये जो वाई है ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। अगर इंक्रीज कर जाए आपके आउटपुट से, करंट आउटपुट से, ठीक है, तो प्राइजेस जो है वो राइज हो जाएंगी। अगर ये जो है वो लेस हो तो प्राइजेस जो है वो फॉल हो जाएंगे, और अगर इक्वल हो तो ये प्राइजेस लेवल आपका जो है वो कांस्टेंट होगा। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना वो कहता है कि अगर आपकी सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाए तो उसका क्या अफेक्ट आएगा आपका शॉर्ट रन और लॉन्ग रन पे, ठीक है। तो ये आपका एग्रीगेट डिमांड सप्लाई कर्व है, ठीक है, शॉर्ट रन में। ये आपका एग्रीगेट जो सप्लाई कर्व है लॉन्ग रन में वर्टिकल है, और ये एक्जैक्टली हॉरिजेंटल है। और ये आपका आ गया एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। यहाँ पे तीनों एक पॉइंट पर जो कट कर रहे हैं, और ये आपका आउटपुट लेवल है, ठीक है, और ये आपका प्राइस लेवल है। अब लेट सपोज कि आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। अब अपवर्ड शिफ्ट होने से आपके जो शॉर्ट रन में जो फॉरन अफेक्ट आएगा उसमें क्या होगा कि आपकी आउटपुट इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो आपने आउटपुट इंक्रीज की है, आप यहाँ पे तो अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, यानी कि आपने मैक्सिमम अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर डिमांड इंक्रीज हुई है, ठीक है, तो हमने आउटपुट लेवल अपना इंक्रीज कर लिया। अब ये जो हमने आउटपुट लेवल अपना इंक्रीज किया है, ठीक है, ये आउटपुट लेवल हमने बेसिकली जो इंपोर्ट करके बाहर से चीज़ें मंगवा के अपने जो सप्लाई जो है, जो डिमांड जो है उसको हम लोगों ने पूरा किया है। लेकिन क्योंकि ये हमारे इंपोर्ट्स हैं, ये हम लोग इस पर रिलाई नहीं करते हैं, तो लॉन्ग रन में इसने कम होना ही होना है, और आपका कर्व जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बैकवर्ड शिफ्ट होने लग जाता है, ठीक है। और साथ साथ आपकी प्राइजेस भी जो है वो इंक्रीज होने लग जाती हैं, और फिर इधर एक पॉइंट सी पे आप आ जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप वापस अपने जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आ जाते हैं, और आपकी प्राइजेस जो है वो पी से P2 पे शिफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास इधर 3, ये आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। फिर ये बी वाला पॉइंट आपका जो है न्यू शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है, ठीक है। और ये जो पॉइंट सी है ये आपका लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम है। अच्छा जी, उसके बाद ये जो है कहता है कि हाउ शॉकिंग, कहते हैं कि क्या शॉकिंग, क्या शॉकिंग एक्सोजेनस चेंज इन एग्रीगेट सप्लाई एंड डिमांड शॉक्स टेम्पररी पुश द इकोनॉमी अवे फ्रॉम द फुल एम्प्लॉयमेंट। जाहिर है कि वो जो शॉक आते हैं कि एकदम डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, ठीक है, तो उससे क्या होता है वो बड़ा टेम्पररी सा होता है, और आपके फिर क्या करते हैं कि उस डिमांड को आप पूरा कर लेते हैं, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग आप बाहर से चीज़ मंगवा के उसको पूरा कर लेते हैं। लेकिन फिर साथ साथ प्राइजेस भी इंक्रीज होने लग जाती हैं, ठीक है, और वो जो शॉक जो है वो लॉन्ग रन में डिफरेंटली बिहेव करता है। अच्छा जी, उसके बाद कहते थे इफ द मनी सप्लाई इज होल्ड कांस्टेंट, कहते हैं कि अगर हम सप्लाई ऑफ मनी को कांस्टेंट करते हैं एट डिक्रीज इन वी, ठीक है, मींस पीपल विल बी यूजिंग देयर मनी इन फ्यूअर ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। अब जाहिर है हमारी सप्लाई कांस्टेंट है, तो ये जो वेलोसिटी ऑफ मनी है, ठीक है, वी मींस वेलोसिटी ऑफ मनी, पीपल विलिंग टू यूज देयर money in a few transaction causing the decrease in the demand for goods and services। जाहिर है जब आपकी वेलोसिटी कम होगी, ठीक है, तो आपकी जो बाइंग और सेलिंग जो है, ठीक है, वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं कि द अफेक्ट ऑफ नेगेटिव डिमांड शॉक, ठीक है। अब कहते हैं कि नेगेटिव डिमांड शॉक का जो है वो अफेक्ट उसमें क्या है कि ये आपका जो है आपका जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये आपकी शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये आपका एग्रीगेट डिमांड है। लेट सपोज आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो जाती है, ठीक है, आप इस कर्व से बैकवर्ड इस कर्व पे आ जाते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट रन में क्या होगा कि आपकी जो है वो प्राइसेस जो हैं वो वही रहेंगी, लेकिन आपकी जो आउटपुट है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब जाहिर है शॉर्ट रन में क्या सप्लायर क्या कहता है, वो कहता है कि जनाब मेरी तो ख़रीद में इतनी नहीं थी, अभी आप देख रहे हैं जैसे कि ऑयल की प्राइसेस एकदम डिक्रीज़ हुई हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा है कि जो है वो कि तेल की कीमतें कम कर दें, तो ऑयल मिल ही नहीं रहा है, ऑयल की शॉर्टेज हो गई है। अब वो ऑयल की शॉर्टेज होने की वजह ये है कि जो पेट्रोल पंप वाले हैं वो कहते हैं कि हमने पीछे से महंगा ख़रीदा हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से फ़ौरन हम इस प्राइस को कम नहीं कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता फिर जैसे जैसे आपका जो आगे टाइम गुजरता है, ठीक है, तो
जो है आपकी इकोनॉमी जो है वो आगे मूव होती है, तो आप फिर जो है अपनी आउटपुट इंक्रीज करने लग जाते हैं, ठीक है। वो जैसे जैसे आप अपनी आवक, क्योंकि यहाँ पे प्राइस लेवल जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। और जितने भी आपके जो बिजनेसमैन है उनको नज़र आ रहा है कि ये अभी प्राइस लेवल ज़्यादा है, यहाँ पे अगर मैं अपना बिजनेस करूँगा, इन्वेस्टमेंट करूँगा, ठीक है, तो मुझे फ़ायदा है, तो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे कि आपकी जो आउटपुट है वो इंक्रीज होने लग जाती है, प्रोडक्शन आने लग जाती है, आउटपुट इंक्रीज होने लग जाती है, मार्केट में चीज़ की सप्लाई होने लग जाती है। तो जैसे ही आपको पता है कि सप्लाई इंक्रीज होती है, प्राइजेस जो है वो डिक्रीज होने लग जाती हैं, ठीक है। और फिर हम इधर एक पॉइंट सी वाले इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप अपने फुल एम्प्लॉयमेंट रेट पे आ जाते हैं और प्राइजेस भी आपकी पी से P2 पे आ जाती हैं, ठीक है। और इस तरह से आपकी जो इकोनॉमी जो है वो किस तरह से शॉर्ट रन में बिहेव करती है, किस तरह से लॉन्ग रन में बिहेव करती है, और आपका एग्रीगेट डिमांड जो है वो कैसे इंक्रीज होती है, तो इसके क्या इफेक्ट्स आते हैं, और डिक्रीज होती है तो उसके क्या इफेक्ट आते हैं। इन सारे इफेक्ट्स को बेसिकली आप लोग इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन कर कहते हैं। और जो भी हम लोग बिजनेस कर रहे होते हैं या जो भी इकोनॉमी जो होती है वो इन्हीं के बेसिस पे चलती है। उसके बाद आ जाता है आपका सप्लाई शॉक, ठीक है। अब सप्लाई शॉक भी बड़ी जो है इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। सप्लाई शॉक अलर्ट्स सब प्रोडक्शन कॉस्ट affect the prices and that form change, ठीक है, also called price shock। अब ये जो सप्लाई शॉक है इसको प्राइस शॉक भी कहा जाता है, ठीक है। जाहिर है जब प्राइसेस एकदम बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो सप्लायर के मुंह में पानी आ जाता है और वो प्रोडक्शन की भरमार कर देता है, ठीक है। और जैसे ही जो है वो प्राइसेस बड़ी लो हो जाती हैं तो बिजनेसमैन क्या करता है कि वो जो स्टॉक है उसको कहीं पे हाइड कर देता है, कहीं पे छुपा देता है, ठीक है, ताकि जब कभी इसकी प्राइसेस इंक्रीज हो तो मैं दोबारा से उसको मार्केट में ले आऊँ, ठीक है। जैसा कि आटे, फ्लोर, शुगर, चीनी के साथ जो हुआ कि वो अवेलेबल था, लेकिन क्योंकि फॉर द टाइम बिंग प्राइसेस कम हुई थी तो उन लोगों ने जो है वो गोदाम्स में जो है वो उसको सेव कर लिया था, उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली थी, ठीक है। तो ये भी सॉर्ट ऑफ सप्लाई शॉक्स में है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ एडवर्स सप्लाई शॉक में कहते हैं कि बैड वेदर रिड्यूस द क्रॉप यील्ड, ठीक है। जाहिर है आपका वेदर ठीक नहीं है तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो उससे अफेक्ट होता है, ठीक है, जिससे आपकी फूड प्राइसेस जो है वो चेंज होती हैं। अब आप ये देखें कि आजकल जो है जैसे एग्रीकल्चर जो है वो उसकी प्रोडक्शन अब स्पेकुलेट किया जाता है, फोरकास्ट किया जा रहा है कि जो अभी जो टिड्डी दिल जो है उसका जो है वो सारी हमारी जो क्रॉप्स हैं, ठीक है, उस पर उसका अटैक हुआ है। तो उससे क्या है कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से डैमेज होगी और आने वाले जो आफ्टर 3 और 4 मंथ्स हम लोगों को जो है वो इंपोर्ट में बड़ी बेसिक हम लोगों को जो है वो गंदम जो है वो वीट हमें जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी, या डिफरेंट तरह के हमें सीड्स इंपोर्ट करने पड़ेंगे, और हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट होगी क्योंकि हमारी जो कॉटन की जो फील्ड्स हैं उसको उसने बड़े बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय किया है, तो जो एक्सपोर्ट हमने कॉटन करना था वो भी हमारा कम होगा, ठीक है। उसके बाद करते हैं कि वर्कर यूनियंस आ जाती हैं इसमें, फिर आपका जो है न्यू इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस आ जाते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें मिलके आपके जो सप्लाई की जो सप्लाई चेन जो है उसको अफेक्ट। उसके बाद स्टडीज़ आ गए, ये जो है केस स्टडी उन्होंने बताया 1970 में, जो कि ये अपना बड़ा इकोनॉमिक डिप्रेशन भी दिखाते हैं, जैसे हमने पिछले ग्राफ्स में देखा था 1970 से वो स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। उसमें क्या हुआ था कि आपकी जो ऑयल प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने लग गई थी कि 1973 में 11% से 1974 पे 68% इंक्रीज़ कर गई, और 75 में 16% इंक्रीज करके, ठीक है। तो इससे जो है वो इतना शार्पली आपकी जो प्राइसेस में इंक्रीज हुआ है तो उससे आपकी प्रोडक्शन सारी हिल के रह गई, पूरी इकोनॉमी जो है वो शेक हो गई। ये आप अपनी बुक में केस स्टडी पढ़ेंगे और इसको फिर किस तरह से गवर्नमेंट ने इस सारी डिप्रेशन से अपने मुल्क को निकाला, इकोनॉमिस्ट ने किस तरह से उनको हेल्प किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो स्टडी है ये आपको खुद पढ़ेंगे ताकि आपको इसमें पता चलेगा कि इस शॉर्ट रन से लॉन्ग रन में कैसे उन्होंने मूव करते हुए अपनी इकोनॉमी को दोबारा से राइट पाथ पे लेके आए। अच्छा, उसके बाद आते हैं स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज, ठीक है। अब जो भी सारा हम लोग काम कर रहे होते हैं, जो पीछे हमने सारा सब कुछ पढ़ा है, इसका एंड रिजल्ट ये होना चाहिए, या एंड हम लोगों का जो इसमें जो चाहिए जो चीज़ हमें वो होता है कि आपके जो
स्टेबलाइजेशन आपकी जो इकोनॉमी है उसमें एक प्रॉपर स्टेबलाइजेशन हो, ठीक है। पॉलिसी एक्शन एम एट रिड्यूसिंग द सिवियरिटी ऑफ शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, ठीक है। अब जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो जो जितने भी आपके जो ये शॉक्स हैं, शॉर्ट रन के जो शॉक्स हैं, इनको कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कम रखा जाए, ताकि आपके जो स्मॉल बिजनेसमैन है उसको ज़्यादा अफेक्ट ना आए। गवर्नमेंट क्या करती है, डिफरेंट तरह की जो पॉलिसीज जो है वो अनाउंस करती है। उन उस पॉलिसीज में समटाइम्स वो फार्मर को सब्सिडीज दे रहे होते हैं, समटाइम वो इंडस्ट्री को सब्सिडी दे रहे होते हैं, समटाइम वो एक्सपोर्टर को सब्सिडी दे रहे होते हैं। वो देने का मकसद ये होता है कि जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है, उससे अपने बिजनेसमैन को जो है थोड़ा सा महफूज रखा जाए, ताकि वो इजीली बिजनेस करे, ठीक है, और हमारे इन लॉन्ग रन जो हमारी जीडीपी जो है उसमें फ़ायदा हो। में फिर ये कहता है कि स्टेबलाइजिंग आउटपुट विद द मॉनेटरी पॉलिसी आपको पता है कि जब भी आपने मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो थ्रू आपकी मनी सप्लाई जो है वो उसके बिहेव करती है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपके जो है ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, और ये आपका शॉर्ट रन लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ठीक है, और ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है पॉइंट ए पे है, ठीक है। आपका शॉर्ट रन में अगर आपकी प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, ठीक है, तो इवेंचुअली आपकी आउटपुट जो है वो शॉर्ट रन में डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन में ये वापस मूव होके अपने जो है वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि फॉर द टाइम बिंग जो है ये प्राइसेस इंक्रीज होने से जो आपकी आउटपुट है वो डिक्रीज हुई है, लेकिन जैसे इकोनॉमिस्ट देखेंगे कि जैसे इन्वेस्टर देखेगा कि कीमत बहुत ज़्यादा है, मेरा प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा, जिससे कि आप वापस अपने जो है वो लॉन्ग रन में अपने जो है वो वर्टिकल जो कर्व है उस पर आ जाएंगे। अच्छा जी, उसके साथ जो है वो यही चीज़ जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, कि स्टेबलाइजिंग जो है वो किस तरह से की जाती है। जैसे मैंने भी बताया कि ये जब आप इस पॉइंट पे थे, तो फिर आपका इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट करने लग जाता है, और आप वापस आउटपुट जो है वो अपने पिछले जो लेवल ऑफ आउटपुट है उस पर आप आ जाते हैं, लेकिन आपका जो प्राइस लेवल है वो P1 के बजाय P2 होता है।